There are two components of every religion. One is theology, another is spirituality. Now theology, your job, your mission is excel in the education, okay? Welcome to the European Parliament. He went to blackboard, blackboard, and he explained how birds fly. The way he explained how पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब आखिरी विदाई देने की बारी आई तो मानो वर्ष 1931 का वह दिन जब तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीप नगर रामेश्वरम में समुद्र की लहरें अपने उसी पुराने राग में बह रही, जब एक सामान्य मगर असाधारण बालक ने जन्म लिया जिनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बालक एक दिन भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भारत का मिसाइल मैन बनकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचेगा। डॉक्टर कलाम का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था जो अत्यंत ही साधारण था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाने वाले थे और धार्मिक रूप से बहुत ही समर्पित थे। उनकी मां अशियामा एक बहुत ही दयालु महिला थी जो राहगीरों और जरूरतमंदों को भोजन कराती थी। घर में अधिक पैसे नहीं थी, लेकिन ईमानदारी, सेवा और शिक्षा के प्रति सम्मान गहराइयों से रचा बसा था। डॉक्टर कलाम बचपन से ही स्वप्नदर्शी थे। वे समुद्र किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों और चांद को निहारते रहते थे। उनके मन में उड़ने की तीव्र इच्छा थी। एक बार उन्होंने देखा कि भारतीय वायुसेना के एक विमान ने रामेश्वरम के ऊपर से उड़ान भरी। उस दृश्य ने डॉक्टर कलाम के मन में पायलट बनने की गहरी इच्छा भर दी। वे अपने स्कूल में बहुत मेहनती छात्र थे। गणित और विज्ञान उनके प्रिय विषय थे। वे अपने शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर से बेहद प्रभावित थे, जिन्होंने उन्हें तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन रुक रुक कर होता था। उस समय कलाम ने अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए अखबार बेचना शुरू किया। यह काम उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ किया। उस छोटे से काम ने उन्हें आत्मनिर्भरता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। अखबार बांटते हुए वे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखते। अखबार के समाचारों से, लोगों से बातचीत से और अपने अनुभव से। डॉक्टर कलाम के जीवन में गुरुजनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा। एक बार उनके स्कूल में मिड डे मील में भोजन करने के दौरान कुछ हिंदू छात्रों के अभिभावकों ने आपत्ति जताई कि एक मुस्लिम बालक उनके बच्चों के साथ बैठकर कैसे खा सकता है। उस पर अय्यर सर ने डांट लगाई और कहा, अगर किसी को समस्या है तो उसके बच्चे घर जाकर खाना खाएं। यह घटना डॉक्टर कलाम के दिल में छप गई और उन्होंने जीवन भर समानता और धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया। डॉक्टर कलाम ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। यहां उन्होंने भौतिकी में स्नातक की पढ़ाई की। इसके बाद उनका मन और मनोबल दोनों उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान की ओर खींचने लगा। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 3 विद्यार्थियों की एक टीम के साथ मिलकर एक मिनी एयरक्राफ्ट डिजाइन किया था, जो उनके शिक्षकों को बहुत पसंद आया। वहीं से उनका सपना धीरे धीरे हकीकत की उड़ान भरने लगा। अब्दुल कलाम जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे तो उनके सामने तकनीकी ज्ञान की एक नई दुनिया खुली। यहाँ प्रवेश पाना ही अपने आप में उपलब्धि थी, क्योंकि उस दौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई न केवल कठिन थी बल्कि आर्थिक रूप से भी बोझिल थी।
उनके परिवार की स्थिति इतनी नहीं थी कि वे आसानी से यह शिक्षा पूरी कर सके। उनके बड़े भाई ने कर्ज लेकर फीस का प्रबंध किया और कलाम ने यह निश्चय किया कि वे इस मौके को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को न केवल पढ़ा बल्कि उसमें अपना जीवन ढाल लिया। MIT में एक महत्वपूर्ण परियोजना थी, एक मिनी एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाना। यह प्रोजेक्ट इतना कठिन था कि कई छात्र इससे कतराते थे, लेकिन कलाम ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया। वे दिन रात प्रयोगशालाओं में काम करते, स्केच बनाते, मॉडल बनाते और असफलता मिलने पर फिर से शुरू करते। उनके शिक्षक प्रोफेसर श्रीमन नायर को कलाम की लगन देकर हैरानी हुई। एक बार उन्होंने कलाम से कहा, तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय है। अगर इस अवधि में तुमने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। कलाम ने अगले 48 घंटा बिना सोए प्रोजेक्ट पूरा किया। नतीजा न केवल छात्रवृत्ति बची बल्कि उन्होंने प्रोफेसर नायर से प्रशंसा भी प्राप्त की। डॉक्टर कलाम का सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। MIT से पास होने के बाद उन्होंने वायुसेना की परीक्षा दी। देश भर से केवल 8 लोगों को चुना जाना था और कलाम 9वें स्थान पर आए। यह उनकी जीवन की पहली बड़ी असफलता थी। एक समय के लिए वे निराश हो गए। वे देहरादून जाकर हिमालय की वादियों में आत्ममंथन करने लगे। वहां एक साधु से मुलाकात हुई जिसने उन्हें कहा, तुम्हारा जीवन केवल उड़ान के लिए नहीं, उड़ाने के लिए बना है। तुम पायलट भले न बनो लेकिन करोड़ों को उड़ान दोगे। यह वाक्य उनके जीवन का दिशा निर्देश बन गया। पायलट न बनने के बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। यहां उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में लाने का मौका मिला। शुरुआती दिनों में उनका कार्य था एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन करना। यह काम उन्होंने पूरी निष्ठा से किया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनका कौशल नहीं कहीं और अधिक उपयोगी हो सकता है। उन्होंने रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी की और गहरी रुचि थी और जल्द ही वे इस दिशा में कार्यरत इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। इसरो में डॉक्टर विक्रम साराभाई से उनकी पहली मुलाकात एक नई ऊर्जा लेकर आई। डॉक्टर साराभाई ने कलाम में छिपी क्षमता को पहचाना। उन्होंने कलाम को कहा, मैं तुमसे एक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विकसित कराना चाहता हूं। यह काम न केवल कठिन था बल्कि भारत के लिए गर्व का विषय भी था। विदेशी तकनीक के बिना सीमित संसाधनों में भारतीय वैज्ञानिकों को अपना यान तैयार करना, यह एक विज्ञान से अधिक संकल्प की परीक्षा थी। इसरो में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया तो भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में नवजात अवस्था में था। संसाधनों की कमी, तकनीक अवरोध और विदेशी तकनीक तक सीमित पहुंच, यह सब उनके सामने दीवार की तरह खड़ी थी। लेकिन डॉक्टर कलाम ने हार नहीं मानी, थके नहीं, रुके नहीं, लगातार काम करते गए। वे तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा में SLV प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बनाए गए। यहाँ उन्होंने एक समर्पित टीम के साथ मिलकर भारत का फर्स्ट स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करना शुरू किया। जुलाई 1980 का वह दिन भारतीय विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया जब SLV-3 के माध्यम से रोहिणी नामक उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह न केवल डॉक्टर कलाम की मेहनत का परिणाम था बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मविश्वास का प्रतीक भी बन गया। उस सफलता ने डॉक्टर कलाम को देश भर में एक नया नाम दिया,
भारत के अंतरिक्ष पुरुष, स्पेसमैन ऑफ इंडिया। SLV की सफलता के बाद डॉक्टर कलाम को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्थानांतरित किया गया। यहां से शुरू होती है उनकी असली पहचान, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने की यात्रा। 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDO में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इस परियोजना में 5 मुख्य मिसाइलों को विकसित करना था। फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड त्रिशूल, थर्ड आकाश, फोर्थ नाग और फिफ्थ अग्नि। डॉक्टर कलाम ने सबसे पहले अग्नि मिसाइल पर ध्यान केंद्रित किया। एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसका परीक्षण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया। परीक्षण से पहले कई वैज्ञानिकों और राजनेताओं को संदेह था कि भारत यह कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा, लेकिन 1989 में अग्नि का सफल परीक्षण हुआ और वह एक ऐतिहासिक क्षण। डॉक्टर कलाम के चेहरे पर वो संतोष था जो एक पिता को अपने बच्चे की पहली उड़ान देखकर मिलता है। इस सफलता ने पूरी दुनिया में उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। भारत अब एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनने की दिशा में बढ़ चुका था। डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक थे, लेकिन उनके जीवन में संत जैसी सादगी थी। वे सुबह 4 बजे उठते, प्रार्थना करते और फिर पूरे दिन काम में लगे रहते। उन्होंने शादी नहीं की और अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उनकी टीम उन्हें टीम लीडर नहीं बल्कि टीम इंस्पिरेशन कहती थी। वे अपने सहयोगियों को प्रोत्साहित करते थे, उनसे सीखते थे और हर सफलता को टीम की सफलता कहते थे। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण 2 कहा गया। इसमें डॉक्टर कलाम की अहम भूमिका रही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम के साथ इस गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, विशेष रूप से डॉक्टर कलाम पर, जिन्होंने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया। जब भारत में वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा शुरू हुई, तब देश का ध्यान एक वैज्ञानिक पर जाकर ठहर गया और वे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे न तो राजनीतिज्ञ थे, न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर भी देश भर में एक भावना थी कि यह संतुलित, ईमानदार और राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ति भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद संभाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने उनका नाम प्रस्तावित किया और कांग्रेस सहित सभी दलों ने सहमति जताई। यह दुर्लभ क्षण था जब पूरा राजनीतिक परिदृश्य एक वैज्ञानिक को राष्ट्रपति बनाना चाहता था। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वे पहले वैज्ञानिक थे जो इस पद पर पहुंचे और डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पहचान शिक्षा और ज्ञान से थी। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने अनेक परंपराओं को बदला। वे अपने कर्मियों के साथ आत्मीयता से पेश आते थे, बच्चों और युवाओं को समय देते थे और सरकारी औपचारिकताओं को कम करके आम जन से जुड़ने का प्रयास करते थे। उनका कमरा साधारण था, पोशाक सादी थी और जीवन शैली आध्यात्मिक था। डॉक्टर कलाम को बच्चों से विशेष प्रेम था। वे कहते थे, अगर आप भारत को महान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके बच्चों को महान बनाइए। वे हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के निमंत्रण को स्वीकार करते, छात्रों से बात करते और उन्हें प्रेरणा देते। उनका एक सवाल हमेशा होता था, तुम्हारा सपना क्या है? उनकी यह शैली छात्रों में आत्मविश्वास
और राष्ट्रीय चेतना जगाने का माध्यम बन गई। एक बार एक गांव से डाक द्वारा उन्हें पत्र मिला जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली नहीं है। उन्होंने तुरंत बिजली मंत्रालय से संपर्क किया और समाधान के लिए तत्परता दिखाई। यह उनका विशेष गुण था। राष्ट्रपति होकर भी वे जन सेवक बने रहे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने 540 से अधिक किताबें पढ़ी, 40 से अधिक विश्वविद्यालयों में भाषण दिए और 21वीं सदी के भारत की परिकल्पना को दिशा दी। उनकी सोच केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक में एक विकसित भारत की तस्वीर प्रस्तुत की, जिसमें तकनीकी समृद्धि, ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और शिक्षा शामिल था। उन्होंने गांवों में शहरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरा का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका पूरा नाम प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया था। राष्ट्रपति कार्यकाल के अंत में जब राजनीतिक दलों ने उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मुझे जो समय मिला उसमें मैंने सेवा की, अब मुझे युवा शक्ति के साथ काम करना है। डॉक्टर कलाम का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी युवा शक्ति है। वे अक्सर कहते थे, छात्र और युवा ही देश को आगे ले जा सकते हैं अगर उन्हें सही दिशा, अवसर और प्रेरणा मिले। इसीलिए राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह छात्रों और शिक्षण संस्थानों के लिए समर्पित कर दिया। वे हर सप्ताह किसी न किसी स्कूल या कॉलेज में व्याख्यान देने जाते। Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. मेहनत से मत डरो, सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं, उसे पाने के लिए पसीना बहाना जरूरी है और फुर्ता नैतिकता अपनाओ। ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और करुणा ही सच्ची शिक्षा का स्तंभ है। और फिर राष्ट्र पहले। हर भारतीयों को यह निश्चय करना चाहिए कि मेरा जीवन मेरे देश के लिए है। डॉक्टर कलाम ने युवाओं के लिए कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ पुस्तक हैं फर्स्ट, विंग्स ऑफ फायर। यह डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर कलाम की सेकंड पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स। इसमें उन्होंने भारतीय युवाओं से आह्वान किया कि वे सोचे, प्रश्न करें और अपने सपनों को हकीकत में बदले। डॉक्टर कलाम की अगली पुस्तक इंडिया 2020 है। यह पुस्तक एक विकसित भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा दिखाती है। नेक्स्ट पुस्तक है माई जर्नी। इसमें उन्होंने अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को साझा किया जो आम लोगों को खास बनाते हैं। डॉक्टर कलाम के व्याख्यान एक तरफा कभी नहीं होते थे। वे छात्रों से सवाल पूछने को कहते थे और हर सवाल को गंभीरता से लेते थे। एक बार एक छात्र ने पूछा, सर आप इतने प्रसिद्ध हैं, कभी घमंड नहीं आया? कलाम मुस्कुराए और बोले, मैं प्रसिद्ध नहीं हूं, मैं जिम्मेदार हूं। घमंड तब आता है जब आप खुद को सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन मैं खुद को सबसे नीचे का सेवक मानता हूं। उनके जवाबों में सरलता थी लेकिन गहराई अपार थी। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में क्रिएटिंग अ लाइबल प्लेनेट अर्थ विषय पर व्याख्यान दे रहे थे।
जैसे ही उन्होंने भाषण की शुरुआत की वे अचानक गिर पड़े। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मृत्यु भी उसी जगह हुई जहां वे सबसे अधिक जीते थे, वह है युवाओं के बीच। इस भाषण में उनका अंतिम वाक्य था, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। डॉक्टर कलाम का प्रभाव आज भी जीवित है। उनकी मृत्यु के बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने मोमबत्तियां जलाई, शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में उनके विचार जोड़े और सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय सहित कई संस्थान उनके नाम पर। आज भी लाखों छात्र कलाम को पढ़ते नहीं जीते हैं। हर प्रेरणादायक पोस्टर, हर विज्ञान प्रदर्शनी, हर नवाचार में कहीं न कहीं डॉक्टर कलाम की छाया होती है। डॉक्टर कलाम का जीवन भले ही 2015 में थम गया, लेकिन उनके विचार आज भी लाखों दिलों में धड़कते हैं। उन्होंने जो बीज बोया यह केवल विज्ञान, शिक्षा या राष्ट्रपति पद का नहीं था, वह था एक महान भारत की चेतना का बीज। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह थी कि उन्होंने हर भारतीयों को यह यकीन दिलाया, अगर मैं एक गरीब मछुआरे का बेटा होकर राष्ट्रपति बन सकता हूं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। डॉक्टर कलाम मानते थे कि एक शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि वह चरित्र निर्माण करता है। उनका मानना था कि एक अच्छा शिक्षक एक अच्छा विचारक होता है, वह राष्ट्र निर्माता होता है। डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह उनके छात्रों से प्रेम और शिक्षा में योगदान का प्रमाण है। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में एक बड़ा सपना देखा था, इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन बाय 2020। हालांकि वर्ष 2020 बीत चुके हैं, पर उनकी दृष्टि अब भी प्रासंगिक है। तकनीकी आत्मनिर्भरता, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, नवाचार के लिए प्रोत्साहन, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शांति और आध्यात्मिक संतुलन। आज भारत जिन रास्तों पर चल रहा है, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात कहे, आत्मनिर्भर भारत की बात कहे, स्टार्टअप इंडिया की बात कहे, ये सब कहीं ना कहीं डॉक्टर कलाम के स्वप्नों की ही परछाई है। आज भी जब कोई छात्र विज्ञान में कुछ नया आविष्कार करता है, जब कोई इंजीनियर ग्रामीण समस्याओं का समाधान ढूंढता है, या जब कोई शिक्षक छात्रों को कहता है बड़े सपने देखो, वहां डॉक्टर कलाम की प्रेरणा जरूर मौजूद होती है। कई राज्यों में कलाम विज्ञान केंद्र, मिसाइल संग्रहालय, लाइब्रेरी एवं रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई। उनके नामों पर हजारों छात्रवृत्तियां दी जाती है। राजनीति में रहते हुए वे निष्पक्ष, स्पष्ट और ईमानदार बने रहे। उन्होंने दिखाया कि नेतृत्व केवल कुर्सी पर बैठने से नहीं आता, वह सेवा, समर्पण और सच्चाई से आता है। उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति थी, लीडरशिप इज नॉट अबाउट रूलिंग अदर्स, इट इज अबाउट इंस्पायरिंग अदर्स। डॉक्टर कलाम केवल इतिहास नहीं है, वे भविष्य का रास्ता है। हर छात्र जो संघर्ष कर रहा है, हर शिक्षक जो सच्ची शिक्षा देना चाहता है, हर वैज्ञानिक जो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, वे सब कहीं न कहीं कलाम के भारत को ही जी रहे हैं। डॉक्टर कलाम के अंतिम संस्कार के समय लाखों लोग रामेश्वरम पहुंचे। किसी ने धर्म नहीं देखा, किसी ने जाति नहीं पूछी, सब ने केवल एक इंसान को श्रद्धांजलि दी जिसने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। डॉक्टर कलाम के कब्र पर लिखा है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पीपुल्स प्रेसिडेंट, टीचर फॉर एवर। उनके जीवन का सार था ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट रिजल्ट
in action. डॉक्टर कलाम का जीवन एक महान भारतीय कथा है, जहां एक छोटे से गांव से निकला लड़का पूरी दुनिया के लिए प्रकाश बन गया। उन्होंने हमें सिखाया कि असंभव कुछ नहीं है यदि हमारे पास सपना, संकल्प और सेवा हो। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।